दोस्तों, आप लोग कथन और तर्क के सवालों को देखा होगा, जो कि इम्पोर्टेंट सवालों में से एक होते हैं। और ग्रुप डी में 2 से 3 सवाल, कभी कभी 4-4 सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए आज हम आप लोगों को इन्हीं में से 2-3 सवाल बताएंगे जो रीजनिंग में आते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, जिससे कि आप लोग को ग्रुप डी में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और इस टॉपिक को, जितना टॉपिक हम उठाए हैं, ये 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो हमेशा 1-2 सवाल रहते ही रहते हैं। और चलिए समझते हैं इजी वे में कि कितना आसान है ये। पहले कथन को पढ़ करके हम तर्क उसी के आधार पर निकालेंगे कि क्या तर्क किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे सवालों में तर्क, पूर्वधारणाएं, धारणाएं, निष्कर्ष, ये सब पूछा जाता है। कथन पढ़ते हैं। खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सजा दी जानी चाहिए? कथन में लिखा हुआ है कि खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सजा दी जानी चाहिए? तो यहाँ 2 तर्क दिए हुए हैं, 1 और 2। पहले तर्क में कहा जा रहा है हाँ, सजा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होगा। ठीक है ना, सजा से नागरिकों में सख्त शासन लागू होगा। दूसरा क्या कह रहा है? नहीं, एक विविधतापूर्ण राष्ट्र में हम ऐसे कड़े कानून को लागू नहीं कर सकते हैं। तो आप कथन 2 को जब देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी प्रकार से राज्य की बात नहीं की गई है। ठीक है ना, राष्ट्र की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो जो ये कथन में दिया रहेगा उसी के आधार पे हमें तर्क को लागू कराना है। ठीक है ना, तो पहला देख लीजिए, पहला में कह रहा है कि हाँ, सजा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होगा। तो अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है, क्योंकि खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सजा दी जानी चाहिए? हाँ, सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि सजा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होता है। इसलिए पहला जो तर्क है आपका, ये ज़्यादा मजबूत है। दूसरे तर्क में आप राष्ट्र के बारे में कहीं नहीं कहा गया, इसलिए हम दूसरे को नहीं किया, वो सही कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए पहला इज द राइट आंसर। ठीक है, पहला इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल कहता है, दूसरा सवाल देखिए उठाए हम ब्लड रिलेशन से। दूसरा सवाल ब्लड रिलेशन से हम उठाए हुए हैं। इसमें से भी 1 से 2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो देखिए कह रहा है, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जान से क्या संबंध है? ठीक है, तो अब हम इसको अगर डायग्राम के थ्रू देखेंगे, आप लोग को पता ही होगा, प्लस से मेल को दर्शाते हैं, माइनस से फीमेल को दर्शाते हैं, तो उसी आधार हम बनाते चलेंगे। एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए जॉन ने कहा, मान के चलिए अगर हम यहाँ एक तस्वीर बना लेते हैं। ठीक है ना, इसको हम क्या बना लेते हैं? तस्वीर बना लेते हैं। तो जॉन अगर यहाँ हम कहते हैं, जॉन को हम यहाँ बना देते हैं। ये जॉन जो है इस तस्वीर की ओर इंगित करते हुए कहता है कि वह मेरे बेटे की, वह मेरे बेटा हमेशा नीचे होता है। ठीक है ना, प्लस में होता है, और ये जॉन भी मेल है तो प्लस में हो जाएगा। वो मेरे बेटे की माँ की, यानी कि अगर माँ के बारे में बात कर रहा है तो माँ इसकी पत्नी, डबल लाइन से जो है माँ इसकी पत्नी यानी हो जाएगी। ठीक है ना, पत्नी की क्या है? बहन सिंगल लाइन से होती है। ठीक है ना, अब ये फोटो कौन हो गया? जॉन के पत्नी की बहन हो गई। ठीक है ना, बहन है। तस्वीर के व्यक्ति का जान से क्या संबंध है? नहीं, तस्वीर के व्यक्ति का और जान से क्या संबंध है? तो भाई पत्नी की बहन इसकी क्या होगी? साली होगी कि नहीं होगी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है ना, ये साली होगी। तो इसी आधार पे ब्लड रिलेशन देखिए, हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमेशा जो सिंगल लाइन रहेगा ये भाई बहन को दर्शाता है। डबल लाइन अगर आप कर देते हैं तो ये पत्नी को दर्शाता है, और अगर ये खड़ी लाइन करते हैं तो बाप बेटे को दर्शाता है। ठीक है ना, ऐसे में। और आपको पता ही होगा, प्लस से पुरुष, माइनस से महिला। ठीक है ना, ऐसे ही दर्शाया जाता है। तो उसी के आधार पे हम ये बनाए हुए हैं कि बेटा है तो नीचे हो जाएगा, अगर इसकी पत्नी है तो डबल लाइन, और अगर इसकी बहन है तो
ये सिंगल लाइन में है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल कहता है कि मयंक की कथन और निष्कर्ष का सवाल है। मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है। जो मयंक एक पेंटिंग बनाया हुआ है, मयंक एक पेंटिंग बनाया हुआ है, जो एक थीम है उसको सही से प्रेषित कर रहा है, यानी कि उस थीम के आधार पे ही मयंक की पेंटिंग बनाई गई है। निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला कि मयंक एक कलाकार है। ठीक है, मयंक एक कलाकार है। अच्छा, देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो कलाकार है या नहीं है उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर वो पेंटिंग बनाया है तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ है। ठीक है ना, मयंक को उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान है। अब देख लीजिए, यहाँ कोई ज्ञान और कोई ऐसी बात नहीं की गई है जिससे कि वो गहन ज्ञान की बात कर रहा है। ठीक है ना, निष्कर्ष में। लेकिन क्या मयंक एक कलाकार है? हाँ, अगर कलाकार है तभी तो वह पेंटिंग बनाया है। ठीक है ना, इसलिए हम कह सकते हैं जो पहला निष्कर्ष है वो काफ़ी मजबूत है, और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? केवल एक। ठीक है ना, केवल एक। ऐसे सवालों को देखिए, जब बार बार प्रैक्टिस किया जाता है तो ये ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन चलिए समझते चलिए, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। आगे का सवाल है आगे हमने एक सवाल उठाया है कि लाभ और हानि से। ठीक है ना, लाभ और ये हर एक शिफ्ट में एक या दो सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, आप लोग परेशान मत होइए, देखा करिए बस। ठीक है, हर एक शिफ्ट में एक दो सवाल 3 सवाल पूछे ही जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि यदि एक वस्तु, इसको हम आप लोग को इतने आसानी तरीके से बताएंगे कि आप लोग को ज़रा सा भी परेशानी नहीं होगी। कह रहा है कि यदि मैं एक वस्तु को RS 595 में बेचता हूँ तो मुझे 19% लाभ होता है। ठीक है ना, यदि हम किसी वस्तु को 595 में बेचता हूँ तो वह 19% का लाभ होता है। यदि मैं इस वस्तु को 475 में बेचता तो मुझे होने वाला लाभ या हानि कितना होगा, ये मुझे बताना है। ठीक है ना, तो देखिए ऐसे सवालों को हम आपको चॉकलेट मेथड से बताएंगे। जैसे कोई भी सामान अपने में हमेशा कितना होता है? 100% है, ये आप लोग को पता होगा। ठीक है ना, अपने में हमेशा कितना होता है? 100% होता है। तो उसी के आधार पे हम लगाएंगे। ये जो वैल्यू है इसमें क्या कह रहा है? अगर हम 595 में बेचते तो उसमें कितना प्रतिशत, यानी 19% लाभ शामिल था, यानी कि 595 रुपये जो था हम बेच रहे थे जिसमें, इसमें क्या था? 100 तो वैल्यू हो जाएगी, प्लस इसमें 19% क्या था? प्रॉफिट ऐड था। ठीक ना, तो ये 119 हो गया कि नहीं हो गया? यानी हम लिख सकते हैं 595 बराबर कितना? 119%। ठीक है ना, अब यही दूसरी लाइन में क्या कह रहा है? यदि मैं इसे RS 475 में बेचता तो मुझे कितना लाभ हानि होता? तो आगे यदि हम इसी को कितने में बेचते? 475 में बेचते, इसको हटा दीजिए। ठीक है ना, 475 में बेचते तो हमें कितना लाभ हानि होता? अब देख लीजिए, अगर 100 से कम आएगा, ठीक है, तो हानि हो जाएगा, और 100 से ज़्यादा आ गया तो वो लाभ में रहेगा। ठीक है ना, तो इसको हम चॉकलेट मेथड बनाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन मार्क होती है इसके सामने जो अपोजिट होती है इसको नीचे कर देते हैं, यानी कि 595 बट्टे नीचे कर दिए और इन दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, 475 इंटू 119। ठीक है ना, अब देखिए 5 से काटिए, इसी को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 9 45 कट गया। अब इसको काटिए, 5 9 45, 5 5 25, ये कट गया। ठीक है ना, और ये 19 से 119 कट गया, बचा कितना? 95%। ठीक है ना, 95% ही ना गया, ये क्वेश्चन मार्क के सामने कितना गया? 95%। कोई भी वैल्यू अपने में 100 होती है और ये 95 बच रहा है, यानी कि ये 5% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। ठीक है ना, ये 5% की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे ऐसे सवालों को। बहुत टफ नहीं होता है, बस आप जो भी
आराम से जैसे भी ये है वो उसको इसको कहते हैं चॉकलेट मेथड। चलिए दोस्तों।